के सिलसिले का एक और लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम मतलब मैं अकेला ही। तो जनाब आज हम चूँकि अब हम पिछले कुछ दिनों से वेक्टर हमने शुरू किए हुए हैं, वेक्टर अलजबरा कर रहे हैं। हमने इससे पहले वेक्टर्स की एडिशन देखी ग्राफिकल मेथड से, हेड टू टेल रूल से। आज हम वेक्टर्स को ऐड करने का ही एक और तरीका डिस्कस करने लगे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मैथमेटिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का। जो हेड टू टेल रूल है वो क्या है? वो है ग्राफिकल मेथड, जबकि ये है मैथमेटिकल मेथड। फर्क क्या है दोनों में? ग्राफिकल मेथड में आपको डायग्राम बनाना पड़ती है, जबकि मैथमेटिकल मेथड में डायग्राम बनाए बगैर गुजारा हो जाता है। ये तरीका इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि इसमें गलती के चांसेस कम हैं, जवाब ज्यादा बेहतर आने के चांसेस हैं। वजह क्या है? ग्राफिकल मेथड में आपको स्केल बनाना पड़ता है, और स्केल में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, फर्ज कीजिए कि आपने लाइन लगाई है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो जवाब में आधे सेंटीमीटर का फर्क पड़ने का मतलब है 250 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। लेकिन मैथमेटिकल मेथड में चूंकि ये स्केल बनाना, डायग्राम बनाना वगैरह का चक्कर नहीं होता, इसलिए इसमें ज्यादा चांस होते हैं कि जवाब हकीकत के करीब निकलेगा या ज्यादा बेहतर निकलेगा। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाई तो हुई है, और पहले से ज्यादा अजीबोगरीब सी, खौफनाक सी बनाई हुई है। लेकिन ये अभी हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके फौरन बाद हम एग्जांपल्स एक दो डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज में जाके न्यूमेरिकल भी आएंगे, देखिएगा। बगैर डायग्राम के हम कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। तो जनाब फिलहाल डायग्राम बनाना पड़ेगी मामले को समझने के लिए। और मजे की बात यह है कि मैथमेटिकल मेथड में आपने क्या करना है? वेक्टर्स को ऐड करना है बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने डायग्राम में हेड टू टेल रूल से ही बनाना है, फिर हम यहीं से चलेंगे। जैसा कि हमने साइंस में पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि साइंस का तरीकाकार क्या होता है? जर्नी फ्रॉम नोन टुवर्ड्स अननोन, मालूम से ना मालूम तक का सफर। जिसका पता है वहां से चल के वहां तक जाते हैं, जिसका नहीं पता तो हेड टू टेल रूल का हमें पता है, वहां से चल के आगे चलेंगे। लो जी, कार्रवाई का आगाज किया जाता है। तो जनाब हमारे पास है दो वेक्टर्स फिलहाल, ए और बी। ए ब्लू कलर से बना हुआ है, बी रेड कलर से बना हुआ है। इनको ऐड करना है, और ऐड करके जनाब हमने निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है जनाब? आर। ए और बी का रिजल्टेंट आर हमने निकालना है, लेकिन शर्त क्या है? बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस्तेमाल करके रिजल्टेंट निकालना है। तो जब ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस्तेमाल करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो जनाब पहले हम ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करते हैं। पहले क्या करते हैं? ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करते हैं। चलिए करें। तो जी हमारे पास वेक्टर ए है, सिर्फ ए पे कंसंट्रेट कीजिए। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए एक्स एक्सिस पे। ओके, तो जनाब ये दो बन गए, इसने एक्स एक्सिस को क्यू पे कट किया। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, इतना सा। ओ क्यू किसके बराबर है? वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट के बराबर है, ए एक्स। और क्यू एम किसके बराबर है? वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के बराबर है। देखिए ए और बी को हेड टू टेल रूल से जमा करके पहले की टेल से आखिरी के हेड तक जाने वाला रिजल्टेंट आर बना लिया गया है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, रिजल्टेंट इनका आर है। तो अभी हम इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने लगे हैं। वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई। देखिए मेरी उंगली के साथ साथ रहिएगा, ये देखिए। चलिए मैं यहाँ पे एरो भी लगा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लो जनाब इसी तरह से बेटा जी वेक्टर बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, लेकिन ये इस यहां तक नहीं आना। ये वेक्टर बी के हेड से जो परपेंडिकुलर आना है वो ए के बी के फुट लेवल तक आना है, इसकी टेल तक आना है, यहां तक। तो ये बन गया जनाब वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, ये वाला बन गया, और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बन गया ए, ये वाला। बी एक्स एम एस के बराबर है, बी वाई किसके बराबर है? एस पी के। तो ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए
और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, तो जो रिजल्टेंट आर है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जनाब कौन से होंगे? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये वाले। तो जनाब ये जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर के, इसके हेड से लेकर इसकी टेल के लेवल तक ये आर वाई है, ये वाला हिस्सा आर वाई है और ये वाला हिस्सा क्या है? आर एक्स। आर का वाई कंपोनेंट और आर का एक्स कंपोनेंट। अब हमारे पास है 3 जनरेशंस वेक्टर्स की, 3 नस्लें हैं। ए और बी को जमा करना है, कैसे? बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या है? किसी वेक्टर का वो हिस्सा जो मखसूस सिमत में है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी वेक्टर का वो हिस्सा जो किसी मखसूस सिमत में है, जो किसी मखसूस डायरेक्शन में है। तो जनाब वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। बी के 2 कंपोनेंट है, बी एक्स और बी वाई। हमने कहा था कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है अब्बा जी और कंपोनेंट होते हैं इनके बच्चे। तो हमने ए और बी का रिजल्टेंट मालूम करना है, ए और बी के अब्बा जी मालूम करने हैं बाय यूजिंग ए और बी के बच्चे, ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब ए और बी के बच्चे ये हैं, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, 2 बच्चे इसके अच्छे, 2 बच्चे इसके अच्छे, और ये रिजल्टेंट आर, इसके भी 2 बच्चे ए बी हो गए। तो ये ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई आर के क्या लगे? पोते पोतियां। ए बी का रिजल्टेंट मालूम करना है बाय यूजिंग देयर कंपोनेंट्स। ए और बी के बच्चों को इस्तेमाल करके ए और बी के अब्बा जी के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करना है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या मालूम करना है? रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम की जाएगी। तो जनाब कार्रवाई शुरू करते हैं। आप देखें, फिलहाल आप वेक्टर को दफा करें, सादा मैथमेटिक्स देखिए। ओ आर, ये लाइन किसके बराबर है? ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ऐसा है। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक हो गया। अब देखिए क्यू आर और एम एस बराबर हैं, बिल्कुल हैं। तो क्यू आर की जगह पे एम एस लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये बेटा बन गया ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। ओ क्यू प्लस एम एस ये मिला के बन गया ओ आर। लेकिन ओ आर किसके बराबर है? रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। मैं अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, अभी इसके डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही। वैसे भी ये सारे एक्स एक्स की सिमत में हैं जो भी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा ओ आर की जगह पे आ गया आर एक्स, ओ क्यू की जगह पे क्या आ गया? ए एक्स, और एम एस की जगह पे क्या आ गया? बी एक्स। 4 दिवारी कर दो। नतीजा क्या निकला? ए एक्स क्या है? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। बी एक्स क्या है? वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। यानी कि क्या हुआ? ए और बी जिन वेक्टर्स को आपने जमा करना है उनके एक्स कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकल आएगा। याद रखिए। आगे चलते हैं, इधर देखिए, एक मिनट में पॉइंट रख लूं। आर पी किसके बराबर है? आर पी, आर एस प्लस एस पी। आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। लेकिन क्यू एम और आर एस बराबर हैं। तो आर एस की जगह पे क्यू एम लिखे तो इसका मतलब है आर पी इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी। ओके, लेकिन आर पी किसके बराबर है? आर वाई के। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है लिखने की। आर पी किसके बराबर है? आर वाई के। क्यू एम किसके बराबर है? ए वाई के। एस पी किसके बराबर है? बी वाई के। फटाफट 4 दिवारी कर दो। मैंने कर दिया, आपने इक्वेशन का नंबर दे लेना है, ऐसे कर दे तो भी ठीक है। जरा गर्मी सर्दी से, कोरोना से बचा रहेगा। क्वारंटाइन कर दिया। लो जी, क्या हुआ? ए और बी जो वेक्टर आपको गिवन है उनके वाई कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट का
वाई कंपोनेंट। जनाब अभी तक जो हमने काम किया थोड़े से टाइम में उसको देखें एक दफा फिर से। क्या करेंगे? द वेक्टर्स टू बी एडेड, जिन वेक्टर्स को बेटा जी आपने जमा करना है, जिनको आप जमा करना चाहते हैं, उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लीजिए पहले मरहले में। क्या कर लें? उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लीजिए। जब आप उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेंगे तो क्या होगा जी? अब क्या करें? अब ये करें कि जितने भी, फिलहाल यहाँ पे 2 वेक्टर हैं, 2 से ज्यादा होंगे तो भी ठीक है, तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को जमा करेंगे, बनेगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो बनेगा रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो जब रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट आपके पास आ जाएंगे तो आपने ये तो पहले डिस्कस किया हुआ है हमने प्रीवियस लेक्चर में कि जब वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स का आपको पता हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आप मालूम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। चलें मेरे साथ आइए आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। वेक्टर आर लिखा जा रहा है वेक्टर फॉर्म में। क्या होगा? आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ठीक, किसी वेक्टर को जो लिखना है कैसे लिखेंगे? वेक्टर है कोई, उसको लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। देखें वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर है, तो अब ये करते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड आर एक्स अलग कर ली और इसका यूनिट वेक्टर साथ में अलग लिख देते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक्स एक्स की सिंबल में है तो यूनिट वेक्टर होगा आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई क्या है जनाब? आर वाई और जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। 3 डायमेंशन में होता प्लस आर जी के यूनिट वेक्टर लिख लेते। लो जी आर एक्स की मैग्नीट्यूड ये लिखी पड़ी है, आर वाई की मैग्नीट्यूड ये लिखी पड़ी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर क्या है? आर एक्स की जगह पे लिखें ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आर एक्स की जगह पे आ गया, साथ में आई यूनिट वेक्टर, और आर वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? ए वाई प्लस बी वाई और साथ में जे यूनिट वेक्टर आ गया। ये आर वेक्टर लिखा गया है। अब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जरा अलग करके लिख लेते हैं। आर वेक्टर का मोड, सिंपली आर लिखते हैं वो भी ठीक है। ये लिखा गया है वेक्टर आर का मोड, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है जनाब? इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखी जाएगी? इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि वेक्टर आर का मोड या मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? आर एक्स किसके बराबर है बेटा? ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई सब का स्क्वायर और ये अंडर रूट। ये तो जनाब लिखी गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। अब मरहला है वेरी इंपॉर्टेंट मरहला इस टॉपिक का, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करना है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए, एंगल मालूम करने के लिए हम टेंजेंट लिखते हैं। मैं अभी एंगल बाद में लिखता हूं। टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। मैंने अभी एंगल का नाम नहीं लिखा, बाद में लिखते हैं। टेंजेंट इनवर्स आर वाई की जगह पे क्या है? ए वाई प्लस बी वाई प्लस जितने भी वाई कंपोनेंट है सबको जमा करके डिवाइडेड बाय आर एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जितने भी एक्स कंपोनेंट है सबको जमा करके। याद कीजिए मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो ये क्या होता है? टेंजेंट वाले फार्मूले से आया है, जिसमें होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें इसमें कहाँ से आया है फार्मूला? वेक्टर है आर, एक्स कंपोनेंट है ये, वाई कंपोनेंट है ये, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है? खड़ी लाइन, बेस बैठवी लाइन नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल के सामने वाली साइड, बेस का मतलब होता है एंगल के साथ वाली साइड। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ये है, ये वाला। अगर आप एंगल ये वाला लेंगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये आएगा। तो अब यहां फॉर्मूले में हमने परपेंडिकुलर रखा है आर वाई को, इसका मतलब है एंगल ये निकल रहा है, ये वाला एंगल। ठीक, कोई और भी हो सकता है,
मैं इसका नाम फिलहाल रखता हूं फाई। आमतौर पे हम एंगल को थीटा का नाम दिया करते हैं, लेकिन यहां पे हमने थीटा का नाम नहीं दिया है, जानबूझ के फाई का नाम दिया है, और ये किसी खास वजह से फाई का नाम दिया है, एवं ही नहीं हमने फाई का नाम दिया। तो जनाब ये फाई क्या है? एंगल है। थीटा भी वैसे कोई एंगल है, लेकिन हमने यहां पे बेटा जी फाई का नाम क्यों रखा, थीटा क्यों नहीं रखा? बुक पे देखिएगा, बुक पे उन्होंने पेज नंबर 29 पे पहले थीटा का नाम रखा, बाद में फाई रखा। मैंने पहले ही फाई रखा है, थीटा अभी नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? बात यह है जनाब कि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करते हैं जनाब? खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, क्या कहते हैं? क्या वो कहेंगे कि हमारे घर में वासिक मुनीर पैदा हुआ, हमारे घर में जहांजेब जुल्कदर पैदा हुआ? नहीं, कहेंगे काका होया। पहले जनरल नाम रखा जाता है काका, उसके बाद बेशक पहले से नाम सोचा हुआ हो, लेकिन उसके बाद ऑफिशियल नाम डिक्लेयर करने में दाद के लड़दे, नान के लड़दे, पहले बच्चे लड़दे होंगे मैं रखना, पंजवें छवें बच्चे लड़दे होंगे तू रखना। तो वो जनाब बहरहाल 5-7 दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद नाम डिक्लेयर करेंगे कि ये फलां बच्चे, इस बच्चे का नाम फलां है। लो जनाब ऐसा है कि हमने फिलहाल इस एंगल का नाम रखा है काका, इसका नाम हम रखेंगे थीटा बाद में, इसकी खसूसियात के लिहाज से। क्यों? वजह क्या है उसकी? तो जनाब देखते रहिए। फिलहाल इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना हिस्सा आप पढ़ें, इसको समझें, देखें जहाँ जहाँ वेक्टर का निशान लगा है वहीं पे लगाना है, यानी हर जगह पे नहीं ठोकते जाना। तो ये एंगल फाई क्यों रखा है हमने? मैंने कहा कि जनरल नाम रख लिया, अभी स्पेसिफिक करेंगे, लेकिन उसकी वजह क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम इसे छोड़ रहे हैं अगली किस्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं अगली एपिसोड में।